शिक्षा के बारे में आपके विचार क्या हैं? तो जो हमारी शिक्षा की समझ है, अधिकतर हमने शिक्षा को डिग्री से बांध दिया है। किसी के पास डिग्री है तो वह शिक्षित है, ऐसी लोक मान्यता या ऐसी लोक समझ हो गई है लोगों की। कि पूरी दुनिया एक बाजार बन गई है, हर व्यक्ति एक खरीदार बन गया है, कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, हर इंटरेक्शन ट्रांजैक्शनल हो रहा है और इस व्यापार को चलाए रखने का माध्यम बन गए हैं आज के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसके बाद भी अंदर रीतापन है, खालीपन है, बेचैनी है, कलह है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। यह सब किसी न किसी रूप में भय है, चिंताएं हैं। यू आर एम्प्टी इनसाइड, यू आर गोइंग थ्रू इनर टर्मोइल, इनर बैटल। उसका कारण है कि शिक्षा अधूरी है। तो क्या मन एक बुरी चीज है? क्या अगर वो कोई अच्छे भोजन की कामना करता है तो इसमें कोई दोष है? कोई चाहता है कि जिस जगह मैं बैठूं वो साफ सुथरी हो, सुंदर हो, तो ये बुरा है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उसका आधार सत्य होना चाहिए। जैसे कि हमारी दीवारें सुंदर हों, साफ सुथरी हों, लेकिन अगर उन पर हम ऑर्गेनिक वॉलेटाइल कंपाउंड्स पेंट कर दें ताकि वो सिर्फ दिखने में तो सुंदर हों, लेकिन उनसे जो गैस निकल रही है हमारे फेफड़ों को टॉक्सिन्स दे रही है, डैमेज कर रही है, ऐसे डेवलपमेंट को मैं शुभ नहीं मानता। जो हर भारतीय माँ बाप का डर है, और मैं क्षमा चाहूंगा पर आपको देखकर वो डर और 10 गुना हो जाएगा उनका, कि कहीं आध्यात्मिक शिक्षा यदि हमने बच्चे को दे दी तो वो मतलब जंगल में न चला जाए, बाबा जी न बन जाए, सन्यास न ले ले। मैं तो वही जी के दिखा रहा हूँ कि तुम अगर आंतरिक रूप से समृद्ध हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। यानी तुमने जो बाहर के संसाधन खड़े किए हैं उससे तुम्हारा ही नहीं अन्य लोगों का जीवन भी समृद्ध होगा। तो करिकुलम में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। यस, इट इज अ वेरी साइंटिफिक टेक्स्ट, वेरी साइंटिफिक टेक्स्ट। तो फिर लोगों को जो डर लग जाएगा कि हाय बाबा जी न बन जाए बच्चा। शिक्षा में ये शामिल नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो अगर पूरी शिक्षा प्रोफेशनल सक्सेस के लिए है तो अगर आप अनसक्सेसफुल हैं जीवन भर तब तो वो काम की है पूरे जीवन में। पर गलती से अगर आप सक्सेसफुल हो गए, और हम सब सक्सेसफुल ही होना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि इसके आगे की तो ट्रेनिंग ही नहीं है। द आइकॉनिक टीचर्स ऑफ इंडिया के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ सेशंस में हमने बात करी ऐसे टीचर्स की जो आईआईटी जेईई के लिए पढ़ाते हैं और जिन्होंने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया है। आज हम एक बहुत ही असाधारण शिक्षक से आपका परिचय कराना चाह रहे हैं। वे आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं। यही नहीं, उन्होंने हांगकांग यूनिवर्सिटी से रिसर्च करी है, मास्टर्स और पीएचडी करी है। यूएस की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करी है और आज की तारीख में वो गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन में एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं। पर इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में एक गुरुकुल की स्थापना करी है अपने ग्राम में, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। न सिर्फ वो बहुत समय से उस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में घूम घूम कर, अपितु पूरे विश्व में घूम घूम कर वो भारतीय शिक्षा को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, उसकी अलख जगा रहे हैं। जल यूनिवर्सिटी या वाटर यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रयत्नशील हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभिनव प्रयोग करे हैं। पूरा जीवन न सिर्फ उनका शिक्षा को समर्पित रहा है, बल्कि उन्होंने जो कहा है वो किया है, जो उनकी फिलॉसफी है उसको उन्होंने जिया है। जी हाँ, मैं बहुत ही आदर और गर्व के साथ आज के हमारे मेहमान का परिचय कराना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रविकांत पाठक से। धन्यवाद शिष्य जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, हमारे इस सत्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। शिक्षा को हम बड़े एक अलग दृष्टि से देखते हैं। आज की तारीख में अलग है और जैसा हमारे पूर्वज देखते थे शिक्षा को, वो बहुत अलग है। तो आज के सत्र में सर जो हम चर्चा करना चाहते हैं, एक तो ये कि आज का
जो पेरेंट है, जो अभिभावक है, वो बच्चों को बड़ा कैसे करे, शिक्षा के बारे में उसकी समझ कैसी होनी चाहिए। क्या स्कूल में और कोचिंग में भेज देना शिक्षा है? शिक्षा का काम क्या है? पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए और विद्यार्थियों को क्या ख्याल रखना चाहिए? वो क्या तत्व हैं जो अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो जैसे जैसे विद्यार्थी का विकास होगा उसको कष्ट हो सकता है या उसका विकास कुछ खटाई में पड़ सकता है। पेरेंट्स को किसका ख्याल रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? आपका अनुभव क्या है, जो कि एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरनेशनल एक्सपोजर है आपका। आपने भारत में पढ़ाई करी है, जो सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है आईआईटी बॉम्बे, वहाँ से आपने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हासिल करी है। उसके बाद आप हांगकांग यूनिवर्सिटी गए, जो कि जिसको हम ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसकी एक बहुत प्रमुख यूनिवर्सिटी है। फिर कार्नेगी मेलन, जो कि यूएस की आईवी लीग या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका कोलैबोरेशन है। यूरोप में आप ऑलरेडी एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं। तो इस सारे दुनिया में शिक्षा को देखने के बाद भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अभी के जो विद्यार्थी हैं उनके क्या सपने हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या होने चाहिए, जीवन के लिए ज़रूरी क्या है, इस बारे में कुछ आप बताएंगे। आपके जीवन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शिक्षा के बारे में आपके विचार क्या हैं? धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जब शिक्षा ने शिक्षा जीवन का आधार बन गई है, अगर कोई शिक्षित नहीं है तो जो उसकी जो सामाजिक स्वीकार्यता है उस व्यक्ति की, वह बहुत नहीं होती है। इसीलिए सभी लोग शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं और सरकार जोर दे रही है। सरकार भी कहती है कि शिक्षा का अधिकार सबको हो, कोई बच्चा घर ना बैठे। बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने कहा कि सामाजिक स्वीकार्यता के लिए शिक्षा आवश्यक है, पर साहब अगर आप देखें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं, फिल्मों का क्षेत्र ऐसा है, खेलकूद का क्षेत्र ऐसा है, या अगर आप देखें तो व्यापार का क्षेत्र ऐसा है। कई ऐसे जो गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी में जो व्यापारिक केंद्र हैं, वहाँ पर तो अगर 5वीं पास भी हैं तो गद्दी संभाल रहे हैं और अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब काम कर रहे हैं। एक से एक लोग बहुत अच्छे उपलब्धियां हासिल करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो उनकी तो सामाजिक स्वीकार्यता है। हाँ, लेकिन वो अशिक्षित तो नहीं है। वो अपने ही क्षेत्र में, तो जो हमारी शिक्षा की समझ है, अधिकतर हमने शिक्षा को डिग्री से बांध दिया है। किसी के पास डिग्री है तो वह शिक्षित है, ऐसी लोक मान्यता या ऐसी लोक समझ हो गई है लोगों की। परंतु मेरा मंतव्य था कि हम शिक्षा के बृहद रूप को देखें कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षा का स्वरूप क्या हो। तो शिक्षा क्यों चाहिए? तो मनुष्य होने के नाते शिक्षा इसलिए चाहिए कि वह जीवन को समझ सके। सिर्फ शिक्षा उदरपूर्ति साधन या सामाजिक स्वीकार्यता भर के लिए नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति अंदर से समृद्ध हो सके। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसको मैं एक बार ज़रूर 2 शब्दों को समझाना चाहूँगा। उदरपूर्ति का मतलब टू बी एबल टू ईट, खाना पीना मिलता रहे, मुद्दे का, हाँ, जीवन चलता रहे, लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर जिसको कहते हैं, है ना। और जो आपने ये अभी जो परिभाषा दी है शिक्षा की, ये बहुत सुंदर है। शिक्षा वो है जो हमें अंदर से समृद्ध करे। समथिंग विच एनरिचेस यू फ्रॉम विद इन इज एजुकेशन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई थिंक ये बहुत सुंदर परिभाषा है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षा है, बिल्कुल। इसके बाद अलग अलग आयाम हैं जीवन के। तो उन आयामों में कुछ बाहरी आयाम हैं और कुछ आंतरिक आयाम हैं। बाहरी आयाम में आपकी सामाजिक स्वीकार्यता आती है ना।
आपकी पद प्रतिष्ठा आती है, आपके साधन संसाधन आते हैं। तो अभी जो संसार का रूप है उसमें पूरे विश्व में जो शिक्षा निकल के आ रही है, इवॉल्व होके आ रही है, वह इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, उसको चलाने के लिए चल रही है। पूरा मार्केट और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी को चलाने के लिए ही शिक्षा, विद्यालय, इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया गया है। अच्छा, तो आपका कहना है कि पूरी दुनिया एक बाजार बन गई है, हर व्यक्ति एक खरीदार बन गया है, कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, हर रिलेशनशिप या हर इंटरेक्शन ट्रांजैक्शनल हो रहा है, और इस काम को, इस व्यापार को चलाए रखने का माध्यम बन गए हैं आज के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसका मन की खुशी और मन की समृद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं है। इनफैक्ट आज की शिक्षा का गंतव्य भी बाजार ही है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि जो हम समाधान करना चाहते हैं कि मनुष्य को सुख और आनंद प्राप्त हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट के बड़े आवरण के अंदर एक मनुष्य की तड़पती हुई एक दुखी आत्मा है, एक उसका जो सेल्फ है वह अत्यंत संकुचित हो गया है, वह बेचैन है, बिना किसी कारण के बेचैन है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो जेनजी की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और जो बहुत बड़े बड़े IIT IIM ग्रेजुएट्स हैं, यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं, वो भी जिस चीज़ से जूझते रहते हैं कि सब कुछ जो दुनिया कहती थी कि मिलना चाहिए वो मिल गया, ठीक खुशी बात है। नहीं मिली। इसके बाद भी अंदर रीतापन है, खालीपन है, बेचैनी है, कलह है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। यह सब किसी न किसी रूप में भय है, चिंताएं हैं। देयर इज अ अननोन फियर, बट यू आर गोइंग थ्रू सम इनर टर्मोइल ऑल द टाइम. When you have everything what you think can be available from the outside, you are empty inside, you are going through inner turmoil, inner battle. उसका कारण है कि शिक्षा अधूरी है, कुछ छूट रहा है शिक्षा तो में। क्या मैं इसका अर्थ ये निकालूं कि आपका जो कथन है, आपकी जो स्टैंड है वो ये कि ए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरी बात है, बी, इस शिक्षा को हमें त्याग देना चाहिए, और हमारे कई व्यूअर्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसा आपका पारंपरिक वेश है ना, तो उस तरह से क्या हर विद्यार्थी को आगे संन्यस्त हो जाना चाहिए? क्या ऐसा आप कहना चाहते हैं? मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ जैसे जिन शब्दों में आपने कहा है, लोग कहेंगे ऐसा, लेकिन मैं कहना कमेंट्स में आएगा ये सब। लेकिन मैं कहना तो वही चाहता हूँ। लेकिन अच्छा। जो आपने कहा है उसका अर्थ गलत निकलेगा। ठीक वास्तव में मनुष्य है क्या? मनुष्य शरीर और मन की एक संरचना है, और गहराई में जाओगे तो ये जो दर्शन है मानव का, मानव के अस्तित्व का, वह है कि वह मन के स्तर पर ही जी करके जीवन को खत्म कर देता है। अच्छी बात है। यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है, ये बहुत गहरी बात आपने कही है कि मन के स्तर पर ही जीकर मनुष्य जीवन को समाप्त कर देता है ना। ये कुछ कुछ वैसा ही है कि जैसे शूर्पणखा ने कहा कि मुझे राम अच्छे लगे तो मुझे राम चाहिए, उसका औचित्य अनौचित्य से कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे लक्ष्मण भी चाहिए। फिर उनको आइडिया आया कि एक ही क्यों, मुझे तो दोनों चाहिए, है ना। तो ये वही चीज़, ये उसका उदाहरण है जिसको आप मन की दौड़ कह रहे हैं। कि मुझे कुछ ना कुछ बाहर से भोग के लिए चाहिए। अच्छा भोजन हो सकता है, अच्छे वस्त्र हो सकते हैं,
रहने की कंडीशन हो सकती है कि मुझे एक बढ़िया कार चाहिए, गाड़ी, बंगला, जो जो भी भौतिक सुख समृद्धि है। तो क्या ये ये सारी चीज़ें मन की ही दौड़ हैं या कुछ और हैं? लगभग ये सारी चीजें मन की ही दौड़ है। उसको और गहराई में आप जाकर के देखेंगे तो जो दुनिया का स्वरूप बदला है पिछले 150 वर्षों में, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से, तो आप पाएंगे कि अधिकतर मन को लुभाने वाली चीज हम लोग कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, और फिर उसको मार्केट में लाया जा रहा है, और लोग उसको मार्केट में इसलिए बेच रहे हैं ताकि उनको करेंसी का फायदा हो सके और उनकी कुछ इच्छाएं हैं मन की, वो पूर्ति हो सके। यानी सारा खेल इच्छाओं के इर्द गिर्द है, उन पर सत्य और यथाकथित धर्म जिसे कहते हैं, नॉट रिलीजन बट धर्म, जिसे धारण करके मनुष्य सत्य तक पहुंच सके। सत्य का बहुत लेना देना नहीं है इस पूरे इच्छाओं के खेल में, मन के खेल में। तो क्या मतलब ये थोड़ा सा भारी हो गई है डिस्कशन और फिलोसॉफिकल हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि जिस गहराई में हम आपसे चर्चा कर सकते हैं प्रायः वो चर्चा संभव भी नहीं होगी। तो क्या मन एक बुरी चीज़ है? क्या अगर वो कोई अच्छे भोजन की कामना करता है तो इसमें कोई दोष है? कोई चाहता है कि जिस जगह मैं बैठूं वो साफ़ सुथरी हो, सुंदर हो, तो ये बुरा है? अगर कोई सुविधा चाहता है, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उसका आधार सत्य होना चाहिए। जैसे कि हमारी दीवारें सुंदर हों, साफ सुथरी हों, लेकिन अगर उन पर हम ऑर्गेनिक वॉलेटाइल कंपाउंड्स पेंट कर दें ताकि वो सिर्फ दिखने में तो सुंदर हों, लेकिन उनसे जो गैस निकल रही है हमारे फेफड़ों को टॉक्सिन्स दे रही है, डैमेज कर रही है, ऐसे डेवलपमेंट को मैं शुभ नहीं मानता हूँ। अच्छा, तो एक तरह से जैसे एक महाभारत में एक बहुत अच्छी उक्ति आती है, अपने वनवास के दौरान जो है द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती हैं कि ये जो बार बार आप सत्य और सत्य और सत्य की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, ईश्वर में आस्था आपकी दिखती नहीं, कहने की कि मैं पक गई हूँ इससे। क्या देता है ईश्वर आपको? तब सिंहासन से उठाकर जंगलों में फेंक दिया, इतना अपमान सहना पड़ा, हम वन वन भटक रहे हैं, है ना? तो आप और उसको आप ईश्वर की कृपा कहते हो? आपको ईश्वर ने दिया क्या है कि आप ईश्वर से प्रेम की चर्चा करते हैं? और वहाँ युधिष्ठिर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि राजपुत्री, इस हिमालय को देखो, कि तुम्हें अच्छा लगता है? तो द्रौपदी कहती है हाँ। तो कहते क्यों अच्छा लगता है? तो कहती है तो भव्य है, सुंदर है, बहुत मतलब अभिभूत कर देने वाला है, दर्शन है इसका। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो भव्य, सुंदर और दिव्य चीज़ों से प्रेम करें। तो ईश्वर सारे सौंदर्य का स्रोत है, इसलिए मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ईश्वर से कुछ मिल रहा है। तो जो आप कह रहे हैं और जो शायद हमारे व्यूअर्स को, जहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको देखते हैं जहाँ उनको कठिनाई हो सकती है समझने में कि एक सुंदरता है जो जबरदस्ती बनाई हुई है, मनुष्य ने बनाई है, जिसे आजकल आर्टिफिशियल नाम देते हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी ना। हाँ, जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है ना। और ये मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, ये तो जैसे आपने कहा वॉल पेंट है। वॉल पेंट हो सकता है सुंदर लगे, पर अगर वो एनवायरनमेंट को डैमेज करे बगैर बनाया गया है तो वो अच्छा है। आप वस्त्र बना रहे हैं, वस्त्र आप सुंदर पहनिए, सौंदर्य से प्रेम, ईश्वर से प्रेम ही कहा जा सकता है, लेकिन वो अपने अंदर कुरूपता छुपाए हुए न हो जो आंखों से शायद नहीं दिख रही लेकिन एक विकृति पैदा कर रही है। आप स्किन क्रीम लगा रहे हैं तो जानवरों को मार कर, उनकी चमड़ी छील कर, उन पर प्रैक्टिस करके, उनकी टेस्टिंग करके वो परफेक्शन ना लाई गई हो, मतलब उसके मूल में क्रूरता ना हो। एब्सोल्युटली।
इसी बिंदु को मैं उभार कर से चर्चा में लाना चाह रहा था कि शिक्षा में कहाँ पर, आज की शिक्षा में कहाँ पर इन मूल्यों को शामिल किया गया है कि जो हमारा डेवलपमेंट हो वो समग्र हो, होलिस्टिक हो, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में ना हो। उसके लिए शिक्षा की क्या नीति है, क्या स्वरूप होना चाहिए, यह आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है हमारे बीच में। मैं उसको पुनः उकेर के लाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। और हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स और बच्चे इसको देख रहे हैं, उनके मन में एक विचार आए कि ये जो बातें हो रही हैं ये बड़ी हवाई बातें हैं, बड़ी ये ऊंची बातें हैं, बाउंसर निकल जाती हैं, ये तो साधु महाराज चर्चा कर रहे हैं कुछ, है ना। क्योंकि ये कमेंट्स आते हैं इस तरह के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर इसका आपके लिए यूज़ क्या है? आप एक बहुत कॉमन सा सीन देखिए। मैं डे टू डे, अब इतनी गंभीर फिलोसफिकल चर्चा से मैं थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ कि ये प्रैक्टिकली कहाँ पे वैलिड है। आज कोटा शहर में ऐसे सैकड़ों घर मिलेंगे आपको जहाँ बूढ़े माता पिता अकेले रहते हैं। उनके बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, यूएस चले गए, वहाँ सेटल हो गए, भी तो दिल्ली बम्बई चले गए, वहाँ सेटल हो गए, कि अपनी अपनी नौकरी है। अब जीवन के अपने अंतिम हिस्से में वो अकेले हैं। उनको हो सकता है बाहर से डॉलर मिल जाते हो, आर्थिक मदद मिल जाती हो, फ़ोन आ जाता है कि माता जी अपना ख्याल रखिए, पिताजी अपना ख्याल रखिए। लेकिन सच तो ये है कि चाय पीते समय अगर कांपते हुए हाथों से वो चाय का कप गिर गया तो फ़ोन से उसे कोई उठाएगा नहीं, वो वही उठाएगा जो वहाँ है। तो जो सेवा माता पिता को अपनी संतान से शायद प्राप्त होनी चाहिए, वो इसलिए भी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में वो संस्कार कभी पड़े ही नहीं। उनके लिए सारी चीज़ें ट्रांजैक्शनल थी। जब तक माता पिता से कुछ मिल रहा था तब तक माता पिता काम के थे। अब जब घर जाएंगे तो कुछ काम ही करना पड़ेगा, हो सकता है घर की सफाई करनी पड़े, माता पिता से बातें करनी पड़े जो कि कायदे में तो स्नेह की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, हम बोर हो रहे हैं, ये कैसी बातें करते हैं पुरानी, हमें तो समझ में ही नहीं आती। जो ग्रैंड किड्स हैं उनको लगता है कि ये आउटडेटेड बातें हैं। अब ये संस्कार बच्चे के मन में, जो कि अब बड़ा हो गया है, आए कहाँ से? अगर आपको हर चीज़ व्यापार लगती है, कुछ दो तो कुछ मिलेगा, कुछ दो तो कुछ मिलेगा, कुछ दो तो कुछ मिलेगा, उसकी परिणति ये है कि परिवार का जो आइडियोलॉजिक बेस सिस्टम था वो नष्ट हो गया। इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप ये है कि जिस जनरेशन ने ये गुल खिलाने शुरू करे, अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो जब उसके बच्चे ये देखते हैं तो ये देखते हैं कि बुढ़ापे में ये तो हमारे माँ बाप के, अपने माँ बाप के काम आए नहीं। तो एक तो उनके मन में आता है कि हम अपने माँ बाप के काम क्यों आए, जब ये अपने माँ बाप के ना हुए तो हमें कौन सी बंदिश है, हम भी ना करेंगे, क्योंकि तू डाल डाल मैं पात पात। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि फिर हम बच्चे ही क्यों पैदा करें। क्यों? क्योंकि बच्चे को पैदा करने, पालने पोसने में जो तपस्या होती है, कष्ट होता है, अल्टीमेटली मेरे बच्चे भी मुझे बुढ़ापे में छोड़ के तो भाग जाने हैं। अरे तो भाड़ में जाओ, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अपन तो अपना जीवन जिएंगे, ऐश करेंगे, वो डिंक्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो जो कल्चर का डिसइंटीग्रेशन होता है वो इसलिए शुरू होता है या हो रहा है क्योंकि इस तरह की चर्चा जैसी आप कर रहे हैं ये लोगों ने करी तो सही, पर जो विद्वान लोग हैं वो करके रह गए और इन लोगों तक पहुंची नहीं। तो ये जो मैं, क्योंकि अगर ये हमारे ऑडियंस को लगे कि हम बहुत वायवी बातें कर रहे हैं, बहुत हवाई बातें कर रहे हैं जो कि शायद समझ में ना आए, तो ये थ्योरी है, बैकग्राउंड जिससे जीवन चलता है। और जब आपको जीवन की समझ आ जाती है, उसके बाद जब शिक्षा की नीतियां बनती हैं तो उनसे ऐसा जीवन पल्लवित होता है जो वास्तव में सुंदर है, वास्तव में आनंदमय है ना। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में इतना समय मैंने लिया। अच्छा संदर्भ आपने खड़ा किया। और ये जो
दर्शक हैं उनको ये बात अंदर तक समझ में आएगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है। तो जो चर्चा हम कर रहे थे कि अधिकतर मनुष्य मन के स्तर तक जीवन जी के खत्म कर देता है, लेकिन मन ऐसा क्यों है? तुम्हारा मन ऐसा क्यों है? और फिर तुम मन हो या कुछ और हो, यह दो बिंदु हैं जिनको शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा इंगित, मेरा संकेत उस तरफ है कि शिक्षा में आध्यात्मिकरण होना चाहिए, शिक्षा में आंतरिक विकास के पाठ्यक्रम होने चाहिए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक डर आता है जो हर भारतीय माँ बाप का डर है ना, और मैं क्षमा चाहूँगा पर आपको देखकर वो डर और 10 गुना हो जाएगा उनका, कि कहीं आध्यात्मिक शिक्षा यदि हमने बच्चे को दे दी तो वो मतलब जंगल में न चला जाए, बाबा जी न बन जाए, सन्यास न ले ले, और जब उसकी घर बसाने की उम्र है तो अच्छा वो ये भी कह सकते हैं कि गुरुदेव को अगर हम देखें तो गुरुदेव की बातें तो बहुत अच्छी हैं और उनका जीवन भी बड़ा तप से भरा हुआ है, लेकिन आपने तो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन करी, मतलब बहुत नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं, पर जिस पैकेज और भौतिक समृद्धि के पीछे भारत के माँ बाप भागते हैं कि कितने करोड़ का पैकेज मिला, वो उसको देखना भी चाहते हैं। ठीक बात है। अब उनको लगता है कि बच्चे ने अगर ये सब कर भी लिया और वो गुरुदेव से प्रेरित हो गया तो वो कहीं उन करोड़ों को लात ना मारते हैं। नहीं, मैंने तो लात नहीं मारी। तो मैं तो वही जी के दिखा रहा हूं कि तुम अगर आंतरिक रूप से समृद्ध हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। यानी तुमने जो बाहर के संसाधन खड़े किए हैं उससे तुम्हारा ही नहीं अन्य लोगों का जीवन भी समृद्ध होगा। बहुत सुंदर। क्योंकि आप उस अर्थ को धर्म और सत्य के मार्ग पे या उन कार्यों में खर्च करेंगे, वरना उस धन को आप अपने भोग और विलास में खर्च करेंगे। इससे ना ही आपका शरीर रोगी होगा बल्कि आपका मन भी रोगी होगा और आप दुख को प्राप्त करेंगे। यह सनातन सत्य है। बहुत गहरी बात आपने कही है गुरुजी, और इसमें मैं एक बार इसको रिपीट करके अपने, क्योंकि कई बालक भी हमारे दर्शक हैं, और सच तो ये है कि ये पॉडकास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है टीनेजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ की दिशा और दशा तय करते हैं, तो उनके ये बिल्कुल सीखने, समझने और ग्रहण करने का काम है। तो ये पूरे जीवन को बदलने में समर्थ चर्चा है। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से कई बार सुनकर इसको इंटरनलाइज करने वाली चीज़ है। और एक बार मैं आप ही की बात को एक बार कह रहा हूँ ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए और मैं भी उसको समझ लूँ कि मैंने ठीक से समझा है कि नहीं। आपने ये कहा कि अगर आपको पैसा मिले तो आप अपना भी भला करें और अपने आसपास के लोगों का भी भला करें। अगर ये नहीं करेंगे तो वही पैसा आपके लिए बीमारी बन जाएगा। वो उससे आप सुख सिर्फ अगर अपने लिए प्राप्त करना चाहेंगे कि मैं इसको भोग लूं, जैसे मान लीजिए आपको लगा कि नहीं अब मेरे पास इतना धन हो गया कि मैं दिन रात जो है बहुत भव्य व्यंजन खा सकता हूं, तो आप अनियंत्रित रूप से खाते चले जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। आपको लगा कि मैं इसको जो है अब मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं अब शराब पीना शुरू कर दूं, ड्रग्स लेना शुरू। अब तो नया चलन है, ड्रग्स का भी आनंद लूट रहे हैं लोग, है ना। तो शराब और ड्रग्स नहीं लूट रहे हैं, उनको लगता है वो आनंद लूट रहे हैं, है ना, मतलब वो अपना सत्यानाश ही कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये एक स्टेटस सिंबल है और बाकायदा फिल्म स्टार्स उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनकी संतानें पकड़ी जाती हैं, उसका न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उन ड्रग्स का विज्ञापन है कि देखो एक है तो ये फॉरबिडन चीज़, पर ये बड़ी क्लासी चीज़ है क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग ड्रग्स लेते हैं, तुम भी लो। अगर तुम्हारी हैसियत है तो तुम उसके बराबर हो जाओगे। और बच्चे बेचारे इतने गलेबल हैं, इतने आप कह सकते हो
इम्प्रेशनेबल होते हैं कि वो बगैर सोचे समझे इनका कॉपी पेस्ट चला देते हैं और उस जाल में वो फंस जाते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन और पूरा परिवार का जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण महाभारत में मिलता है। मैं फिर से लौटकर अपने आर्ष ग्रंथों की ओर जा रहा हूँ। राजा शांतनु से महाभारत की कथा शुरू होती है, जिनके पुत्र थे भीष्म। और शांतनु ने जब सत्यवती से दूसरा विवाह करना चाहा तो सत्यवती ने कहा मेरे बेटे राजा बनेंगे, और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राज्य छोड़ दूंगा और आजीवन विवाह नहीं करूंगा। अब भीष्म तो ब्रह्मचर्य में तपे हुए और बिल्कुल तपस्वी, और वो भी उस समय तो विवाह योग्य हो गए थे, पर उसके पहले तक तो उन्होंने बड़ा कठोर जीवन अपने गुरुओं की संगति में व्यतीत किया था, परशुराम से शिक्षा ली थी। सत्यवती ने कहा कि मुझे अपने बेटों को ऐसा नहीं बनाना जैसा भीष्म है, जबकि स्वयं भीष्म सामने थे जो कि कितने दिव्य पुरुष थे, है ना। सत्यवती ने कहा मुझे ऐसे बेटे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो राजा के बेटे लगें, जो आकंठ भोग में डूबे हुए हों। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। एक जबरदस्ती दूसरों से लड़ता हुआ मारा गया, और दूसरा उसको क्षय रोग हो गया, या जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो हो गया। और वो उससे अत्यधिक भोग के कारण बहुत ही अल्प आयु में दोनों, मतलब 20 वर्ष का होने के पहले पहले दोनों मर गए। और उस समय वहाँ पर यह आता है कि भोग वही शरीर झेल सकता है और वही मन झेल सकता है जो पक्का हो। और मन पक्का होता है तपस्या से, कठोरता से, अपने आप को साधने से। और कच्चे घड़े में अगर पानी भर दिया जाए तो वो फूट जाता है। और वही हालत ये होती है अगर धन और भोग उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं जिसका मन इसके लिए तैयार नहीं है, जिसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है, तो उसकी दुर्गति तय है। मन को कौन तैयार करता है? शिक्षा। वास्तव में अच्छे मन को तैयार करने में शिक्षा का ही पूरा हाथ है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो हमने बाहर की शिक्षा तो दे दी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट के दुनिया में आप सफल हो जाए, पर लेकिन आप अपनी ही दुनिया में कंगाल हो गए। बाहर की दुनिया में आप समृद्ध हुए, लेकिन अंदर की अपनी दुनिया में कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि आपको वो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए शिक्षा का जो एक बड़ा कंपोनेंट है वह है आंतरिक विकास, अंदर की समृद्धि की शिक्षा। वह आजकल किसी भी विद्यालय में नहीं है, कोई शिक्षा नीति में नहीं है। जबकि ये शिक्षा भारत की शिक्षा का मेरुदंड हुआ करती थी वहाँ गुरुकुलीय परंपरा में। पहले लोगों को या अपने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो प्राकृतिक रूप से घर में ही जो व्यवसाय था उसी में शिक्षित दक्ष होकर के अपना जीविकोपार्जन करने में समर्थ हो जाते थे प्राकृतिक रूप से। परंतु उनको फिर भी गुरुकुल जाना पड़ता था ताकि वहाँ गुरु के सानिध्य में रह के उनका आंतरिक विकास हो सके, वो अच्छे मनुष्य बन सकें, वह जीवन को समझ सकें गहराई से, और अंततः जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उनका पालन कर सकें, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का। तो अर्थ और काम को मना नहीं किया है ना शास्त्र में, ना हैं उनको आप धर्म पूर्वक कीजिए, ठीक बात। और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होइए। मोक्ष को लेकर लोग घबराते हैं। हो सकता है मेरे वस्त्र को देख करके लोगों में, जैसे आपने कहा कि एक चिंता, भय या कुछ और आशंका हो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वस्त्र तो आप भी पहने हैं, वस्त्र मैं भी पहने हूँ, ठीक है। सिर्फ उनका आउटलुक अलग अलग हो सकता है, एक ही कपड़े के बने हों दोनों, ठीक है, सिर्फ उसके रंग और उसके आकार अलग कर दिए गए, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, तन ढकने का, है ना। लेकिन हो सकता है इस वस्त्र से मैं एक आंतरिक प्रेरणा लेता हूं कि मेरा मार्ग क्या होना चाहिए। आप अपने वस्त्र से अपनी प्रेरणा लेते होंगे, तो वस्त्र प्रेरणा देता है, ऐसी बात नहीं है। ये भी शिक्षा का एक अंग है ना। तो बहुत आवश्यक है कि हम जो शिक्षा है उसको समग्रता में देखें, सिर्फ वाटर टाइट कंपार्टमेंट में ना देखें कि
शिक्षा सिर्फ भोग के लिए है, शिक्षा सिर्फ हमारे जैसे करियर बेस्ड लाइफ कहते हैं ना, खाने कमाने भर का जीवन है। जीवन को समग्रता में देखें, चारों पुरुषार्थों में जीवन को देखें, तो शिक्षा का उसी हिसाब से नीतियां बने, उसी हिसाब से शिक्षा। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं इसको एक अपने हमारे कॉमन एक्सपीरियंस रिलेट करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं, है ना, एक बार आप आईआईटी में पहुँच गए, फिर आईआईटी से आप ग्रेजुएट हो गए या आप मेडिकल कॉलेज पहुँच गए, डॉक्टर बन गए, 10-15 साल के अंदर अंदर आप इतना कमा लेते हैं या कमाने लगते हैं कि आपको फिर आपके लिए वो एक संख्या बन जाता है। आपकी जो डे टू डे नीड्स होती हैं या इवन जो अधिकांश डिज़ायर्स, जब तक कोई बहुत विशेष डिज़ायर्स ना हो कि मुझे पूरी दुनिया खरीद लेनी है, वो अलग बात है ना, लेकिन अदरवाइज़ आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अब समस्या ये है कि तब तक तो आप 35-40 साल के हैं। अगर आप सांसारिक टर्म्स में सक्सेसफुल हैं तो 35-40 साल की उम्र में आपने इतना कमा लिया कि आपका काम तो बढ़िया हो गया। अब हमने देखा है, बहुत सारे हमारे बैचमेट्स में हमने देखा है, एक मन में खालीपन आ जाता है, एक वैक्यूम आ जाता है। अब क्या? क्यों? अभी तक तो आपको शुरू से इस चीज़ के लिए तैयार किया गया था कि आप बाजार में जाएंगे, सफल होंगे और ढेर सारा धन अर्जित करेंगे, प्रोफेशनल सक्सेस अर्जित करेंगे। वो तो जल्दी मिल गई, 35-40 साल की उम्र में मिल गई। अब जीवन अगर 100 साल का नहीं 80 साल का भी माने तो बचे हुए ये 40, 80, 20 साल जितने भी जीवन शेष है, इनमें व्यक्ति क्या करे? तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो मतलब इधर उधर की चीज़ों में, जो मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट कहना नहीं चाहता पर आप भी समझते हैं संकेत से, है ना, कि वो फिर अपनी ऊर्जा ऐसे कामों में नष्ट करना शुरू करते हैं जिससे प्रायः उनका विनाश ही होता है। क्योंकि ये बैकग्राउंड जो आपने कहा, शिक्षा में ये शामिल नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो अगर पूरी शिक्षा प्रोफेशनल सक्सेस के लिए है, तो अगर आप अनसक्सेसफुल हैं जीवन भर, तब तो वो काम की है पूरे जीवन में। पर गलती से अगर आप सक्सेसफुल हो गए, और हम सब सक्सेसफुल ही होना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि इसके आगे की तो ट्रेनिंग ही नहीं है। अब क्या करें हम? क्योंकि जो सोच के निकले थे जीवन के अंत तक संघर्ष करेंगे, वो तो ईश्वर ने आधे रास्ते ही दे दिए, पूरा कर दिया। तो बचे हुए जीवन से क्या करना है? वो बीज शुरू में ही पड़ने चाहिए, ऐसा आपका कथन है जो मैं समझ पा रहा हूँ आप कह रहे हैं। यही मंतव्य है। हाँ जी, हाँ। कि शिक्षा में संस्कार का समावेश हो, आंतरिक समृद्धि के पाठ्यक्रम फॉर्मली शिक्षा में आए, जिसमें बहुत सारा काम भारत में शताब्दियों से हुआ है, सहस्त्र वर्षों से हुआ है ना। जो आध्यात्मिक चेतना का जितना बड़ा काम भारत में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है पूरी दुनिया में। और हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था का पुनर्जागरण हो इस देश में, पूरे विश्व के लिए है, वो सिर्फ इस देश भर के लिए नहीं। जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य अगर सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और भोग के मार्ग पर चलता रहा तो पर्यावरण और ये धरा नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मन जब रोगी होता है तब वह स्वयं तो रोगी है ही, वो बाकी दुनिया को भी रोग से ग्रस्त कर लेता है। तो जब रोगी मन मैनिफेस्ट होगा, परिस्फुटित होगा, तो फिर एक एक के लाखों लाखों रूप में वो प्रदर्शन होगा। लाखों लाखों जो बाजार में आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो वास्तव में मनुष्य के मन की ही उपज तो हैं अंततः। तो मन को संस्कारित करने की शिक्षा का कंपोनेंट हमारी नीतियों द्वारा लागू किया जाए और ये फॉर्मली पढ़ाया जाए। बहुत सुंदर। तो इंडियन माइंड साइंसेस ये करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। और वैसे आप देखें, हाँ, तो मन के संस्कार की माइंड साइंसेस इज लिटिल बिट अगेन टेकन मटेरियलिस्टिकली। पीपल स्टार्ट नोइंग द न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी। आई एम टॉकिंग बियॉन्ड साइकोलॉजी एंड बियॉन्ड न्यूरोलॉजी। जो तुम्हारे मानस का निर्माण है, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर और मन नहीं हो तो तुम कौन हो, फिर तुमको समझ में आएगा कि तुम वास्तव में मन से परे हो, तुम अपने मन के नियंता हो,
मन तुम्हारा नियंता नहीं है। ये सामर्थ्य तभी आएगा जब आप जिस दिन समझ जाओगे कि तुम मन नहीं हो। और यह कैसे समझोगे? उसकी विधाएं हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में उन विधाओं का बहुत गहरे से उल्लेख है। दीज आर साइंटिफिक टेक्निक्स थ्रू विच यू कल्चर योर ओन माइंड एंड वन डे यू ट्रांसेंड योर ओन माइंड। जिसे आप मोक्ष कहते हो, वह अवस्था है जब आप मन और शरीर के परे हो गए, उसके दृष्टा बन गए। यह वास्तव में शिक्षा के फलीभूत होने का चरम है। जब शिक्षा फलीभूत होती है तो उसमें आप अपने पैकेज और प्रोफेशनल, ये छोटी चीजें हैं। जब शिक्षा फलीभूत होती है तब आप सम्राट बनते हैं, अपने मन के सम्राट, और वहां से आप एक आनंदमय जीवन जीते हैं। और आसपास के परिवेश, सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं, पशु पक्षी, पर्यावरण, वृक्ष, सबको समृद्ध करते हैं, क्योंकि आपकी सोच पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है। आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को तो नियंता ही बन गए ना, आप उन अपनी इच्छाओं को की दृष्टा बन गए। देखने लगे कि इच्छा उपजी, ये अच्छी थी या बुरी थी, इससे लोक कल्याण होगा कि लोक विनाश होगा। ये भाव, ये दृष्टि जब आपके अंदर आ जाती है, ये समझ आ जाती है, तब आप ऐसी इच्छाओं को अलग करते जाते हैं। फिर आपको पता चलता है माइंड इज जस्ट अ टूल, मन एक यंत्र है, यंत्र के सिवा कुछ नहीं, और आप उस यंत्र के नियंता हैं, चलाने वाले हैं, चालक हैं। ये है शिक्षा का अंतिम चरम। यहां फलीभूत हुई शिक्षा कि व्यक्ति नियंता बन गया। फिर आप चाहे जो आविष्कार करिए, चाहे जो टेक्नोलॉजी लाइए, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, वो सही दिशा में जाएगी और पूरे संसार का कल्याण करेगी। विश्व का कल्याण हो, ऐसे सनातन धर्म का उद्घोष है, क्योंकि वह साइंटिफिकली निकल के आई है शिक्षा वहां से। बहुत सुंदर। तो यही शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो कहीं भी आप ये कह रहे हैं कि जो भौतिक विकास है, सुख सुविधाओं का विकास है, इनसे आप नहीं मानते कि इनसे कोई विरोध है, ये रहे, है ना, रहे, लेकिन ये आए उसी टेक्नोलॉजी से जो सस्टेनेबल हो, ठीक बात, जो किसी का विनाश करके न लाई गई हो, ठीक बात। तो अगर उस दृष्टि से अगर कुछ आता है तो उसका स्वागत है, और अगर किसी का विनाश करके, भले ही वो पर्यावरण का विनाश हो, वनों का विनाश हो, नदियों का, समुद्र का, जीव जंतुओं का, या मनुष्य का विनाश हो, उसको करके अगर हमें कोई भोग प्राप्त होता है, वो वर्थवाइल नहीं है, फिर वो दिक्कत देगा। एकदम ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब ये संभव कैसे, एग्जीक्यूशन कैसे हो इस विचार का? जिस दर्शन की हमने बात की, शिक्षा के दर्शन को हमने की चर्चा की, वो जन जन तक कैसे पहुंचे? तो वो पहुंचेगा गुरुकुलीय व्यवस्था से। भारत की सनातन संस्कृति में गुरुकुलीय व्यवस्था का बहुत गहरा उल्लेख है, परंपराएं हैं, टेक्स्ट है, ज्ञान है उस पे। उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, गांव-गांव में गुरुकुल खड़े किए जाए, मोहल्ले मोहल्ले में गुरुकुल खड़े किए जाए, या फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बने पूरे देश में या पूरे विश्व में, जहां पर बच्चों के आंतरिक विकास के पाठ्यक्रम गुरुकुलीय व्यवस्था में शामिल हों। उसमें फिर गुरुओं की ट्रेनिंग हो, उनका चयन हो, वैसे ही योग। तो यह प्रोजेक्ट 100 वर्ष का है लगभग। 4 पीढ़ी में संपूर्ण शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। तब शिक्षा के लिए और इतनी रैट रेस और मारा मारी, ये सब खत्म हो जाएंगे, विश्व का स्वरूप बदलने लगेगा इससे। लेकिन संभव तभी है जब शिक्षा गुरुकुलीय हो जाए, बच्चों में आंतरिक निर्माण की बात हो, और बाकी विज्ञान, गणित, ये सब पढ़ें, ये भी उसी का एक अंग हो, है ना, ताकि शिक्षा बहुत ही साइंटिफिक और समग्र हो। एक प्रश्न जो कई ऑडियंस के लोगों में मन में आ सकता है कि ये जो साइंस या मैथ्स या टेक्नोलॉजी है, ये ली तो हमने सारी की सारी पश्चिम से है, और अब हम उसके भारतीयकरण की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या भारतीयकरण की प्रक्रिया में या गुरुकुलीय पद्धति में
और वेस्टर्न साइंस के और टेक्नोलॉजी में कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं है? क्या हम देश को हजारों साल पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं या भविष्य में पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं? ये बहुत गहरा प्रश्न है। बार बार लोग कहते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी वेरी न्यू वर्ड नाउअडेज, बहुत नया शब्द है। वास्तव में सस्टेनेबिलिटी भारत की आत्मा है। जो हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं वो उसको बस हम सस्टेनेबिलिटी का आवरण उड़ा के बात कर सकते हैं इस समय। तो पीछे ले जाने की तो बात ही नहीं हो रही है। वास्तव में भारत हजारों वर्ष पहले बहुत एडवांस था अगर उसके सही स्वरूप को देखो। क्योंकि भारत इतने वर्ष गुलाम रहा तो गुलामों ने जो लिखा, जो इसका चरित्र निर्माण किया, जो इसका क्या कैरेक्टर बनाया, एनालिसिस की, वो कह दिया कि भारत गरीब, पिछड़ा, तमाम ऐसी चीज़ें कह दी। लेकिन भारत एक खरा सोना है। इसके पास जो ज्ञान परंपरा है, जो व्यवस्थाएं हैं। ज्ञान परंपरा में आध्यात्म तो है ही, उसमें गणित भी है, उसमें विज्ञान भी है। गणित की परंपरा भारत से शुरू होती है। अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, कैलकुलस, मतलब मलयालम में के कई टेक्स्ट बुक्स ऐसे हैं और बाकायदा एक केरला स्कूल ऑफ मैथ्स रहा है जहाँ पर न्यूटन के और लेबनीज के भी करीब कुछ 100 वर्ष पहले कैलकुलस के जो बेसिक सूत्र थे वो उनका वर्णन उनमें मिलता है, वो खोजे गए हैं। और हमारे लोग तो खैर अब तक नहीं मानते थे, लेकिन अब तो पश्चिम वाले भी इस चीज़ को मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ये था और हमने ये प्रेरणा वहाँ से ली है। वो पूरी तरह से हमने आसमान से डाउनलोड करी है ऐसा नहीं है। वो पूरी वेस्टर्न साइंस, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न साइंस है, उसकी जड़ें तो भारतीय साइंस से निकली हैं, जो भले ही अंग्रेजी में नहीं लिखी, वो संस्कृत में लिखी थी, पर वो सूत्र उनके काम के थे और वहाँ से जो भारतीय मनीषा काम करती आ रही थी उसको उन्होंने लिया, उसका अनुवाद किया, उसको समझा और उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। ठीक बात है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ श्रम का। अभी जो शिक्षा और श्रम में 36 का आंकड़ा लोग मानते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो अशिक्षित है वो श्रम करे, जो शिक्षित है वो कुर्सी पे बैठ के आराम से आराम करे, साहब बने। और अधिकतर लोग शिक्षा भी इसीलिए लेते हैं कि वो साहब बन सकें। परंतु प्रकृति का न्याय देखिए कि जो श्रम करता है उसके शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो उसे आनंद देते हैं। और जब आप कुर्सी पे बैठ के साहब बनते हैं, दिन भर स्ट्रेस, एंजाइटी, तो कॉर्टिसोल निकलता है। और जो कॉर्टिसोल जैसे टेंशन, एंजाइटी, ये सब बनते हैं आपके अंदर। तो देख रहे हो प्रकृति ने कैसे बैलेंस कर रखा है। इस विज्ञान को भी तो समझें कि हम मूर्खता में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के टूल्स को यूज करते करते स्वयं को गर्त में ले जाएं, या विवेक और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन का उद्धार कर सकें। ये भारतीय परंपरा है, ये भारतीय दर्शन है। भारत का मूल दर्शन से होता है। दर्शन जब परिपक्व हो जाता है फिर हम साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उस दर्शन के इर्द गिर्द, ना कि साइंस टेक्नोलॉजी पहले बना लें भोग के लिए फिर दर्शन ढूंढते। ठीक है, दिया है, अब चाहे तो घर रोशन कर लें या चाहे तो घर जला लें। ये सेंस, दिया जलाना टेक्नोलॉजी है, दिया बनाना, उसमें बाती लगाना, तेल डालना, जलाना, ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसका यूज़ क्या होगा ये दर्शन तय करेगा कि आप उसको उसके प्रकाश में अध्ययन करेंगे, अपना विकास करेंगे या घर में आग लगा देंगे। तो विकास का मूल आधार होना चाहिए जीवन का आनंद, कि आप एक आनंदित जीवन जी रहे हैं, ना कि एक सुविधा भोगी जीवन। और दूसरी दृष्टि से अधिकतर मनुष्य जो बुद्धिमत्ता के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, वो अधिकतर समाधान बाहर ढूंढता है। लेकिन जिस दिन शिक्षा के माध्यम से मनुष्य समाधान अपने अंदर ढूंढने लगा समस्याओं का, उस दिन विश्व का कायाकल्प हो जाएगा। और फिर जो समस्याएं हम देखते हैं मानव जाति के द्वारा उत्पन्न की हुई, चाहे पर्यावरण की हो, क्लाइमेट चेंज की हो, वर्ल्ड वॉर्स की हो, न्यूक्लियर वेपन्स की हो, विनाश की हो, गरीबी की हो, भूख की हो, अशिक्षा की हो, ठीक बात है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये सब शिक्षा से ही संभव है और
वह शिक्षा जो मनुष्य को अंदर से समृद्ध करे। वैसे जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक चीज़, एक जहन उभरा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो आप कह सकते हो जो वैल्यूज़ सिस्टम है लाइफ का, जो जीवन मूल्य है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिले हैं भक्त कवियों से। जो हमारी हिंदी की किताब में जो सूरदास थे, कबीर थे, मीराबाई थी, तुलसीदास थे, उनके पद हमें उस समय याद करने होते थे। और मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आते थे। अवधि के हैं, ब्रज भाषा के हैं, हमको लगता था कि इनको पढ़ने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमें उस भाषा की आदत नहीं थी। लेकिन भला हो उन एकेडमिशियंस का जिन्होंने उन्हें एग्ज़ाम में डाला, बोर्ड एग्ज़ाम में डाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किया। नंबरों के लालच में जिस समय बुद्धि कम थी उस समय हमने उन्हें रट लिया और लिखाए, पर वो याद रह गए। और जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे टीनेज पार हुई, युवावस्था आई, बुद्धि का और विकास हुआ, जीवन का अनुभव और मिला, स्मृति से लौट लौट कर वो पद आते रहते हैं, है ना। सस्टेनेबिलिटी की बात आप कर रहे थे तो एक ध्यान आया, कभी जतन से ज्यों के त्यों धरती नीचे दरिया, झीली झीली बीनी चदरिया। सस्टेनेबिलिटी का बड़ा सिद्धांत है ये। हाँ जी, है ना। तो आप अगर हमारे पूर्वजों की इस थाती को भी, मतलब मैं बहुत ऋणी हूँ उन लोगों का जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स में इनको डाला, ठीक बात। और अब एक एक करके ये निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टफ हैं, ये इररिलेवेंट हैं। जो 12 साल के विद्यार्थी के रूप में मेरी सोच थी, वो आज उन 50, 60, 75 साल के लोगों के मन की सोच है, जो अब नया करिकुलम डिफाइन कर रहे हैं। और जहाँ से जीवन के मूल्य मिल सकते थे, जीवन को दृष्टि मिल सकती थी, प्रोफेशनल सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस मिलने के बाद क्या काम में आएगा, फिर ये काम में आता, आपने उसको निकाल दिया। ठीक है, जब व्यक्ति जीवन का संघर्ष जी रहा है, हो सकता है वो मीराबाई के पद याद ना करे, है ना, हो सकता है तुलसी बाबा उसके काम ना आए, है ना। लेकिन जो कॉरपोरेट लैडर में ऊपर चढ़ चुका है, कभी तो वो सूरदास को सुनेगा, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहरी चोरना कंठ विषय की माल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, है ना। तो वहाँ पर जब वो कहते हैं कि अब नाच लिया मैं बहुत, है ना, तो ये भावना, ये आइडिया कि जीवन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, वो मैं वास्तव में अंदर से बहुत अच्छा, बहुत खुश महसूस कर सकता हूँ, बहुत तृप्त महसूस कर सकता हूँ। कई बार तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये संभव है। हाँ, ये क्योंकि उनको वो स्वाद मिला नहीं है, वो स्वाद मिला वो नहीं झलक है। मिली नहीं है। ठीक है, तो ये गुरु का काम है। हाँ जी, ये गुरु का काम है कि और वो ये झलक शिक्षा का तो काम दिलाए। है, बिल्कुल शिक्षा का काम। और ये शिक्षा का काम है कि वो बताए कि ये संभव है। अब तुम्हें, तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हैं तो तुम जी लो उनको, लेकिन अंततः जाना तो वहीं पड़ेगा। अगर मन की खुशी चाहिए तो वो खुशी ढूंढ कहाँ रहे हो उसको देखना। क्या वो बंगले में खुशी है? कुछ दिन है, उसके बाद तो उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस की चिंता भी होगी, और शायद और बड़े बंगले की चाहत हो जाएगी। गाड़ी की खुशी है, हाँ है, कुछ दिन है, फिर बड़ी गाड़ी की खुशी और हो जाएगी, उसकी खुशी गौण हो जाएगी। और ये एक अनंत यात्रा है। ये अनंत यात्रा है और ये खोखली यात्रा, ये तृप्ति नहीं देती कभी। देयर इज नो परमानेंट सेटिस्फैक्शन। तो क्या इसका मतलब है कि बंगला गाड़ी छोड़ दिए जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने अंदर समाधानित कर लो ना उसको, अपने अंदर उस चाह को जो एक इच्छा के रूप में प्रबल होती हो, तुम बेहोशी से उसका पालन करने में लग जाते हो। तुम सजग हो जाओ कि इच्छा पनपी, ये मैं इसका दृष्टा बना, ये ठीक है कि नहीं है। इतनी काबिल हो जाओ, शिक्षा तुमको इतना काबिल बना दे कि तुम अपनी इच्छाओं को समझने लगो, देखने लगो, निर्णय लेने लगो कि दिस इज वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, या ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, ये उचित है या अनुचित है। ठीक बात इसका है। निर्णय लेने लायक बन जाओ, ये शिक्षा है। और यह जैसा कृष्ण जी का जीवन था, भगवान का, कि सारे भोगों के बीच में भी वो स्थित हैं, वो उनको प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं है। आसक्त नहीं है, अनासक्ति। भगवद गीता का मूल आधार अनासक्ति है।
तो ये शिक्षा है, भगवद गीता है करिकुलम में। तो करिकुलम में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। यस, इट इज अ वेरी साइंटिफिक टेक्स्ट, वेरी साइंटिफिक टेक्स्ट। और फिर लोगों को जो डर लग जाएगा कि हाय बाबा जी न बन जाए बच्चा, ये अरे व्यक्तिगत ये कमजोरी मूर्खतापूर्ण बात है, पर मैंने बहुत लोगों को करते सुना है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को करते सुना है। इनफैक्ट ये देख लो, जैसे व्यक्तिगत मैं जीवन जी ही रहा हूँ, सो आई हैव ऑल डिग्रीज, सम ऑफ द टॉप डिग्रीज, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ग्लोबली आप देखोगे, लेकिन मैं भोग नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अक्यूमुलेटिंग, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ दैट आई अर्न। पेड़ लगाते हैं, बंजर जमीन पड़ी हुई है, हजारों एकड़ में पेड़ लगा दिए, लाखों पेड़ लग गए हैं, तो ये समृद्धि है, पर्यावरण की समृद्धि है। लोग कह सकते हैं कि वो पेड़ हो तो, पर वो मेरी जमीन पर मेरे कब्जे में हो। या मेरा कुछ है नहीं, ये भ्रम है, मेरा कुछ है नहीं, और जिसको मान लो वही मेरा है, बाकी ये भ्रम है। लेकिन चूंकि मन को मैंने कहा ना कि मन को चलाने वाले तुम बनोगे तो समझ में आएगी मेरी बात। अगर लेकिन तुम बेहोशी में मन तुमको बहाए ले जा रहा है कहीं पे और तुम उसकी इच्छाओं में बह रहे हो, तो कुछ भी करो फिर क्या है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा कि डॉक्टर पाठक एनवायरमेंटल साइंस की वर्ल्ड की लीडिंग वॉइसेस में से हैं। कई देशों में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने रिसर्च करी है, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे हैं और आज भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो MIT के साथ, बर्कले के साथ आपके कोलैबोरेशंस रहे हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, पीकिंग यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी, मतलब ये शायद ही कोई ऐसी वेल नोन यूनिवर्सिटी होगी जो आपकी जद के बाहर है या जिसके साथ आपने कोलैबोरेट नहीं किया होगा। मोस्टली कोलैबोरेटिंग विद सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबली। सो ये है, परंतु जीवन में उतनी ही समझ आ जाए कि यह जीवन जब तपस में जियोगे तो आनंद में जियोगे, और भोग में जियोगे तो रोग में। भोग में जियोगे तो रोग में जियोगे, बहुत सुंदर। तो जो माता पिता वो डर जाते हैं कि बच्चे कहीं करोड़ों के पैकेज ठुकरा न दे, तो डॉक्टर साहब भी उन पैकेजेस का आनंद अलग तरह से लेते हैं। वो प्राप्त तो करते हैं पर बांट देते हैं। प्रभु की सेवा में चला गया। ठीक बात। तो इसलिए, और ये आज से नहीं, मैं तो शायद अगर मेरा अनुमान ठीक है तो 2010 से प्रायः मैं देख रहा हूँ कि आप लगभग जितनी आपकी इनकम है वो लगभग पूरी की पूरी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अभी तक कोई व्यक्तिगत लोक संग्रह नहीं है, लेकिन पर्यावरण के ऐसे प्रोजेक्ट खड़े हैं अभी हमारे साथ जो अपने आप में धरती को कहीं ना कहीं बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि वो भी आपकी ही समृद्धि है? हाँ, वो तो संपदा का निर्माण है। देखो, जब तक व्यक्तिगत संपत्ति बनाए रहेगा जो भी व्यक्ति, वह लगता तो है अपेरेंटली, क्योंकि भयावह मानसिकता बनी हुई है, लेकिन उससे आनंद नहीं मिलता है। जब आप दोनों बाहें खोलकर संपदा के निर्माण में लग जाते हैं तब आप आनंद में रहते हैं। उसको न चोरी का भय है, न ही किसी चीज का भय है, और आप सबके हो जाते हैं। You experience the oneness with it. तो आप उस श्री की बात कर रहे हैं, उस संपदा की बात कर रहे हैं जो श्री सूक्त में दी हुई है। धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु। Absolutely. अग्नि भी धन है, वायु भी धन है, जल भी धन है, सूर्य भी धन है। जी, ठीक ये सब जो है ये शिक्षा अच्छे है रहे। जो शिक्षा दी नहीं गई। श्री सूक्तम कौन पढ़ा रहा है ना, उसका साइंटिफिक बेसिस कौन बता रहा है कि श्री सूक्तम इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जब आप संपदा का निर्माण करेंगे तो दुनिया अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा। आप संपत्ति का निर्माण करते हैं इसीलिए दुनिया अनसस्टेनेबल हो रही है। दैट इज द ओनली रूट। तो डॉक्टर पाठक, थोड़ा सा आप जो है अपने जीवन के बारे में भी बताएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि विद्यार्थियों को भी इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि कहाँ आपका जन्म हुआ, किस परिवेश में आप पले बढ़े,
फिर आईआईटी कैसे पहुँचे, उसके बाद फिर हांगकांग यूनिवर्सिटी, फिर कार्नेगी मेलन, फिर यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप। ये पूरी यात्रा बड़ी इंस्पायरिंग यात्रा है। कैसे रही ये, शुरुआत कैसे हुई? मूलतः मैं बुंदेलखंड के एक बीहड़ का क्षेत्र है, हमीरपुर जिला, बेतवा, यमुना और केन नदियों से घिरा हुआ। तो वहाँ एक छेड़ी बसा एक गाँव है, वो मेरी माताजी का गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं की मिट्टी में पला बढ़ा। मुझे खूब याद है जब कक्षा 4 में थे हम, तो उस समय भगत सिंह की कहानी पढ़ी और उस कहानी ने बहुत अंदर तक झकझोर दिया। भगत सिंह का बलिदान ऐसे मन में बैठ गया जैसे वो भी हमारे रोम रोम से बाहर आ जाना चाहता हो। हम सोचने लगे उसी समय से कि हम अपना जीवन इस देश के लिए कैसे दें। उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए दे दिया। आज भी वही रोंगटे खड़े होते हैं वही बात सोच करके कि उस कच्ची उम्र में भगत सिंह, आज़ाद, बहुत सारे क्रांतिकारी इस देश के लिए शहीद हो गए। इस देश को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम अपना जीवन कैसे दें, इस सोच ने 9 वर्ष की आयु में मन में घर बना लिया था। परंतु बाहर की दुनिया कुछ और ही चाहती है आपसे। बाहर की दुनिया चाहती है कि आप खूब धन कमाओ, खूब पद प्रतिष्ठा में पहुंचो, समाज में बड़ा ओहदा प्राप्त करो, हैं, ताकि आपका रुतबा हो। ऐसे समाज की और घर वालों की, सभी लोगों की ही ऐसी इच्छाएं रहती हैं। उन इच्छाओं को भी भांपा और वो भी मेरे मानस पर पड़ी। तो 12 वर्ष की आयु में हमने भारत सरकार की एक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना होती है, आवासीय छात्रवृत्ति योजना, जिसमें चुनिंदा आईपीएस, इंडियन पब्लिक स्कूल लीग के प्रीमियम जो स्कूल्स होते हैं, उनमें सरकार अगर आप सेलेक्ट होते हैं, वो यूपीएससी के द्वारा, यूपीएस के द्वारा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा वो परीक्षा आयोजित की जाती थी। अच्छा। हाँ, 12 वर्ष की आयु में हमने वो परीक्षा के लिए कमर कसी, तैयारी की और उसमें सिलेक्शन हुआ। उस समय हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में पढ़ते थे और फिर वहाँ से गए बॉयज़ टाउन पब्लिक स्कूल नासिक। वहाँ से हाई स्कूल के बाद 11वीं 12वीं दिल्ली कॉलेज इंदौर से की और फिर जेई की तैयारी की और आईआईटी जेई में सिलेक्शन हुआ। इन सब यात्रा के दौरान एक ही संकल्प रहता था कि अच्छा करना है, शिक्षा में अच्छा करना है, लेकिन मन कहीं दूसरी तरफ भटकता रहता था कि हम अपने देश के लिए क्या कर पाएँ। आईआईटी बॉम्बे में आपसे भेंट हुई मेरी और आपका एक बड़ा लंबा सानिध्य मिला कई वर्षों का। और मुझे खूब याद है कि 1997 में जब हम वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का, तो उस समय हम जो ग्लोरियस स्पीचेस थे वो हम साथ में सुनते थे, साथ में बैठ कर के अपने हॉस्टल में। नेहरू जी का स्पीच, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो बड़ी प्रेरणा मिलती थी कि हम अपने मिट्टी के लिए कुछ कर सकें। तो शिशिर गुरुजी और हमने मिलकर के एक खाका बनाया था कि भारत की शिक्षा में, भारत के लिए एक लीडरशिप अगर डेवलप करनी है तो वो गुरुकुल में ही हो सकती है। चरित्रवान लोग जब भारत की नेतृत्व व्यवस्था में पहुँचे, तो अलग अलग हमने जीवन के आयाम लिए और फिर आईआईटी के बाद हमने पीएचडी के लिए रुख बनाया हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। पर्यावरण के क्षेत्र में, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पीएचडी की और उसके बाद जब पीएचडी ख़त्म कर रहे थे, पीएचडी की थीसिस लिखी जा रही थी, तब तक हम लोग करियर ओरिएंटेड जीवन जी रहे थे। एक दिशा थी कि भाई बढ़ते जाओ आगे, पीएचडी हो गई, अब क्या। वह विराम जीवन में वर्ष 2003 में आया कि पीएचडी थीसिस कंप्लीट हो गई है, डिफेंस में 4 महीने हैं। उससे पहले कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी यूएस से, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ऑफ़र आ गया आपके लिए
तो जीवन में सब कुछ प्रकाशमय है, समृद्ध है, ब्राइट करियर है आपका, फिर आपके जीवन में अंधेरा छाता है कि आगे करना क्या है। जिस देश के लिए जीवन देने की बात करते थे, वो इसके आगे कैसे संभव होगा, कैसे आप अपना जीवन इस देश के लिए दे पाएंगे। तो फिर आंखों में अंधेरा छा जाता है, राह मिलती नहीं है। और जो राह मिली वो श्रीमद् भगवद गीता से मिली, अनासक्ति भाव से मिली। पहले हमारी सोच थी कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया का हर एक आंसू पोंछने की ताकत रखते हैं, ऐसा अंदर से लगता था, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी पावर है, उसके माध्यम से सब बदला जा सकता है। लेकिन फिर अंदर से समझ में बोध हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मन से नियंत्रित होती है। बाहर चाहे जो बना लो, करोगे तो वही जो मन चाहेगा, उसको यूज़ तो वैसे ही करोगे जो मन चाहेगा। और मन का नियंत्रण भगवद गीता से समझ में आया कि अनासक्ति भाव जब तक नहीं आएगा तब तक मन तुमको बेहोशी में लपेटे रहेगा, अपने आप बहा ले जाएगा। तो डूब कर भगवद गीता को पढ़ा 2003 में, और वहाँ से जीवन में फिर एक तपस्या का भाव जागृत हुआ। जीवन में तप, साधना और सनातन के जो साधना के मार्ग हैं उनको धीरे धीरे प्रयोग के तौर पर अपनाना शुरू किया। समझा कि देश है क्या, भारत है क्या, भारत के लिए जीवन तो देने का जज्बा है, लेकिन भारत है क्या। फिर समझ में आया कि वास्तव में भारत की जो सनातन संस्कृति है वही भारत का मूल है, वही भारत का मेरुदंड है। जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वह अकेली नहीं, वो भी है, परंतु वह अकेली नहीं, वह तो कम ज़्यादा होती रहती है परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वह मनुष्य के जीवन को आनंदमय बनाने का सामर्थ्यशाली टूल है, एक यंत्र है। तो इस संस्कृति का विनाश ना हो। फिर हम देखते हैं कि पश्चिम से आई हुई भोग की आंधी इस देश को उखाड़ के फेंक दे रही है। तब आवश्यकता पड़ी कि हमें गुरुकुल बनाने चाहिए। उस समय मैं यूएस में था 2007 में। विवेकानंद की वो प्रेरणा कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें अपने सनातन मूल्यों को जीकर दिखाना पड़ेगा। और वहाँ से संकल्प लिया कि अब करियर बेस्ड लाइफ नहीं, खाने कमाने का जीवन समाप्त। ये बहुत बोध से उतर आया कि मनुष्य करता क्या है, करियर बनाता रहता है, पैसे जोड़ता रहता है, खाता कमाता रहता है, फिर जीवन खत्म हो जाता है। तो वो चेतना का जागरण हुआ, करियर को विराम दिया, अपने गांव लौटे। वहाँ बंजर भूमि थी, हजारों एकड़। पहला काम वहाँ शुरू किया कि पर्यावरण की रक्षा का एक प्रकल्प शुरू किया, वन ग्राम, कि गांव-गांव में वन बने, जो वन कट रहे हैं वो पुनर्स्थापित हों। तो फलों वाले वन बने, तो जिसमें हजारों वृक्षों को लगाया गया। और आज आप जाके वहाँ देखेंगे जो भूमि बंजर थी वहाँ फलों से वृक्ष लदे हैं, विशालकाय वट वृक्ष, पीपल तैयार हो गए हैं, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। और जैविक कृषि को समृद्ध किया। फिर एक गुरुकुल के लिए वही बीहड़ बंजर की भूमि जहाँ कुछ नहीं उगता था, वहाँ पर एक 100 एकड़ का कैंपस तैयार किया गया कि भारत में नेतृत्व गढ़ने का काम इन गुरुकुलों में हो। वह एक उदाहरण है वहाँ का गुरुकुल। ऐसे गुरुकुल प्रत्येक गांव, प्रत्येक जगह बने, ताकि जो शिक्षा है वह मुख्यतः गुरुकुली हो जाए। इस बड़े विजन को लेकर के साथ साथ में गुरुजी के साथ यात्रा चल रही है हमारी, और हम लोग दोनों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। बाकी स्वीडन में प्रोफेसरशिप है, वहाँ हम प्रोफेशनली काम करते हैं, दुनिया के लोगों से कोलैबोरेट करते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी पे काम करते हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का पठार है पूरा, उसमें जो एयर क्वालिटी है उस पर काम करते हैं। तो यह सब लगातार प्रयास चल रहे हैं। ये सब भारत के अभ्युदय, भारत के उत्कर्ष के लिए है। हमारी संस्था है भारत उदय, द राइज ऑफ अ ग्रेट नेशन, उसके लिए हम समर्पित कार्य कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस देश के उत्कर्ष में आप भागीदारी कर सकते हैं तो भारत उदय से आप जुड़ सकते हैं। हमारा संगठन तैयार हो रहा है, हर स्तर पर है, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला स्तर और खंड स्तर तक। तो आप जुड़ें। धन्यवाद बहुत।
गुरुजी आप आए, आपने बहुत सुंदर बातें कही और इतनी गंभीर और गहरी बातें करी जो पूरे विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा और दशा दे सकती हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया और इसी आशा के साथ कि आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। और जैसा कि अगर विद्यार्थियों को और कुछ प्रश्न पूछने हैं, आपको कुछ पूछना है, अपने जीवन के संदर्भ में कुछ पूछना है, करियर के बारे में कुछ पूछना है, यूएस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यूरोप की लाइफ के बारे में, आईआईटीज़ के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। जितने प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे, कुछ गुरुजी से पूछ के दे पाएंगे, कुछ गुरुजी दे पाएंगे, हम प्रयास करेंगे देने का। आपकी सेवा में तत्पर है। नमो नमः।